द बोल्ड 16 क्लब। मेहिका ने जैसे ही रावी की ड्रेस को खराब किया, चारू और मिताली दोनों ने रावी को संभाल लिया, वरना रावी सच में मेहिका का बहुत बुरा हाल कर देती। उसने पहले ही मेहिका के बालों को जोर से खींच लिया था और साथ ही उसे जमीन पर धक्का भी दे दिया था। इसके आगे भी वो जा सकती थी, पर उन दोनों ने उसे संभाल लिया था। अब रावी वॉशरूम की तरफ आए, उसे अपनी ड्रेस ठीक करनी थी। जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर हुई, दूसरी तरफ से किसी ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। रावी हैरान रह गई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आए और चिल्लाते हुए बोली, स्टूपिड, कौन है जिसने दरवाजा बंद किया? दरवाजा खोलो, मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? ये बोलते हुए वो लगातार दरवाजा बजा रही थी, लेकिन बाहर खड़ी मेहिका उसका चिल्लाना सुनकर भी बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वो गुस्से से बोली, सबके सामने मेरा तमाशा बनाया ना तुमने, सबके सामने मेरी इंसल्ट की। अब तुम यहाँ पर अकेली रहो, कोई तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने नहीं आएगा। आई जस्ट हेट यू ब्लडी इडियट गर्ल। ये बोलकर मेहिका तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अभिमन्यु वहाँ पर आया, जो कब से क्लब में ही था और अपनी मिस वाइन की हरकतों को देख रहा था, लेकिन उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी नज़रें दरवाजे पर थीं, जो अंदर से रावी लगातार बजाए जा रही थी, लेकिन अब अभिमन्यु ने भी दरवाजा नहीं खोला। तकरीबन 15-20 मिनट वो यूं ही दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, और जब वो वहां पर आया तो उसने मैनेजमेंट एरिया से बोलकर वो एरिया ब्लॉक करवा दिया था, जिससे अब क्लब में आया हुआ कोई भी इंसान उस एरिया में नहीं आ सकता था। रावी हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उसने अपना फ़ोन भी काउंटर पर छोड़ दिया था। ना वो किसी को फ़ोन कर पा रही थी और ना ही कोई बाहर से दरवाज़ा खोल रहा था। उसने जोर से अपना पैर दरवाजे पर मारा और गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर ये तुम हो ना मेहिका बजाज, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा ऐसा जहाज बनाऊंगी, न तुम याद रखोगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी मुठिया कसी हुई थी। वही अभिमन्यु उसकी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अगले ही पल उसने दरवाजा खोल दिया। रावी, जो अंदर की तरफ वॉश बेसिन के सामने खड़ी खुद को आईने में देख रही थी, उसने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई। अभिमन्यु को वहां पर देखकर वो चौंक गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजा बंद किसने किया, अभिमन्यु ने या फिर मेहिका ने। वो अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी। वही अभिमन्यु अब अंदर से दरवाजा बंद कर रावी की तरफ आने लगा। रावी ने उसके करीब आकर उसे गिरेबान से पकड़ा और बोली, ये घटिया हरकत अपने की थी। आपने मुझे इतने वक्त से वॉशरूम के अंदर बंद कर रखा। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद क्यों रखूंगा मिस वाइन? अगर मुझे तुम्हें बंद रखना ही होगा तो मैं तुम्हें अपने कमरे में बंद रखूंगा, जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग कर पाए। यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, बल्कि जो होगा वो बोरिंग ही होगा। रावी ने दांत पीसते हुए उसके गिरेबान को छोड़ा और बोली, मतलब ये सब कुछ मेहिका बजाज का किया धरा है। समझती क्या है वो खुद को? पहले उसने मेरी ड्रेस खराब की और अब मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। रावी रावत के साथ कोई इतनी घटिया हरकत करे और रावी रावत उसे छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी तो मैं जान ले लूंगी। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, अभिमन्यु ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। रावी एकदम शॉक्ड रह गई, उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को आईने में देख सकते थे। रावी ने जब नजरें उसकी तरफ उठाईं, तो अभिमन्यु ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे छोड़कर तुम बाहर कहाँ जा रही हो मिस वाइन? यहाँ पर मैं तुम्हारे करीब होने आया हूँ, और तुम हो कि उस बेकार सी लड़की के पीछे जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की? रावी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तुरंत उसकी तरफ पलटते हुए बोली, और मैं आपके साथ यहाँ पर क्यों रहूँ? एंड वॉट डू यू मीन बाय कि आप यहाँ पर मेरे करीब होने आए हैं? अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये भी सही है, एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि मैं यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट देने आया हूँ। रावी अब और भी ज्यादा हैरान हुई। अभिमन्यु ने एक बार फिर से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया। रावी की सांसें हलक में अटक गईं। अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम क्लब आए, अब इस पर पनिशमेंट तो बनती है ना मिस वाइन? रावी हैरानी से बोली, वॉट? आपका दिमाग सटक गया है क्या मिस्टर अभिमन्यु खुराना? आप मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे डैड नहीं, जो मैं क्लब आने से पहले मैं आपकी इजाजत लूंगी। अभिमन्यु ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और बोला, तुम्हारा डैड तो नहीं हूं मैं,
लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शुगर डैडी का रोल प्ले कर सकता हूँ। हाँ, जानता हूँ, ये मिस रावी रावत चाहे तो खुद दुनिया खरीद सकती हैं, लेकिन तुम्हारा ये शुगर डैडी तुम पर पैसे नहीं, अपना पैशन लुटाएगा। उसकी बात सुनते हुए रावी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हाँ, उसे अभिमन्यु बहुत हॉट और अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन वो उसका प्रोफेसर था, तो वो हमेशा उसे प्रोफेसर की नज़र से ही देखने की कोशिश करती थी। लेकिन यहाँ तो अभिमन्यु अलग ही टोन में बात कर रहा था। वो खुद इस वक्त अभिमन्यु में खो रही थी, लेकिन अचानक ही उसने खुद को संभाला और जल्दी से बोली, मुझे यहाँ से जाना है। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, अभिमन्यु ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ जोर से दबाया और अगले ही पल रावी की दर्द से आह निकल गई। वो वापस दीवार से लग गई और अब बिना एक पल गनवाए अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुका और बोला, बिना पनिशमेंट के तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती मिस वाइन। नाउ जस्ट टेस्ट द पनिशमेंट। ये बोलकर उसने अपनी टंग को हल्का सा बाहर की तरफ निकाला और फिर अगले ही पल रावी के होठों के अंदर अपनी टंग को एंटर करते हुए उसने रावी के होठों को चूमना शुरू कर दिया। रावी बिल्कुल फ्रीज हो गई और अभिमन्यु उसके होठों को बेहद पैशनेटली किस कर रहा था। अभी अभी उसने कहा था कि वो रावी पर अपना पैशन लुटाएगा और इस किस में ही उसने अपनी बात का मतलब साबित कर दिया था। वो रावी को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली और डीप किस कर रहा था। रावी की सांसें जोर से उसके सीने में हलचल मचा रही थी। वो अभिमन्यु को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन अभिमन्यु को रोक भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैफे में चेरी और कार्तिक दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तभी चेरी मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी और आई प्रॉमिस अब मैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी, और जो भी प्रॉब्लम मुझे होगी वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, आई विल बी ग्लैड अगर आप ऐसा करेगी चेरी, बिकॉज मुझे आप सच में बहुत पसंद हैं और मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये बोलते हुए उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। चेरी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए ही अपनी जगह से उठी। कार्तिक भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो चेरी के साथ साथ बाहर की तरफ निकलने लगा, लेकिन तभी अचानक से कार्तिक की किसी से टक्कर हो गई। उसके हाथ पर कॉफ़ी का कप गिरा और उसका हाथ एकदम से जल गया। वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसकी टक्कर उसी लड़के से हुई थी जो कुछ देर पहले वहाँ दूसरे टेबल पर बैठा था और उसके फ़ोन पर दिव्यांश की वीडियो कॉल चल रही थी। दिव्यांश ने ही उसे ऑर्डर दिया था कि उसे कार्तिक का हाथ कॉफ़ी से जलाना है। कार्तिक गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अंधे हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा हाथ जला दिया तुमने? ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसने उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया था। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने कार्तिक से अपना गिरेबान छुड़ाया और बोला, अंधा नहीं हूँ, सब दिखाई देता है मुझे, लेकिन जो हुआ गलती से हुआ और इतनी भी ज्यादा नहीं लगी तुम्हें, जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। ये बोलकर वो लड़का वहां से बाहर की तरफ चला गया और कार्तिक उसे जाते देखता रह गया। उसका हाथ सच में बुरी तरह से जल गया था। वही चेरी भी हैरान थी, उसे अजीब लग रहा था। अगर किसी से गलती से भी किसी का हाथ जल जाए तो उसके चेहरे पर गिल्ट दिखाई देना चाहिए। उस लड़के को कार्तिक से सॉरी कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो वो एटीट्यूड दिखाकर चला गया। अचानक ही उसके कानों में दिव्यांश की कही हुई बातें गूंजने लगी थी। उसने चेरी को वार्निंग दी थी कि न तो वो किसी को हाथ लगाएगी और न ही कोई चेरी को हाथ लगा सकता है। और बात करते करते कार्तिक ने एक दो बार उसके हाथ को छुआ था। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसकी वजह से कार्तिक को दर्द मिल रहा था। कार्तिक ने अपना हाथ झटकते हुए जब चेरी की आंखों में नमी देखी तो उसने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम क्यों रो रही हो चेरी? हाथ मेरा जला है और आंसू तुम्हारी आंखों में हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मुझसे इतना फर्क पड़ेगा, पर प्लीज मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा जलन हो रहा है, लेकिन मैं दवा लगा लूंगा, आई एम ऑल राइट। उसकी बात सुनकर चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो इस वक्त हद से ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वो कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा लगा दूंगी। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, नहीं तुम जाओ, यही पास में ही कोई मेडिकल स्टोर होगा, मैं वहां से दवा ले लूंगा। रात हो रही है और ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना वैसे भी सेफ नहीं है, इसलिए प्लीज तुम और ज्यादा देरी मत करो। तुम जाओ घर पर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। उसकी बात पर अब चेरी ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा था। वो दिव्यांश को इस तरह से अपनी लाइफ कंट्रोल करते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
और वो सोच रही थी कि वो कैसे दिव्यांश को खुद से इतना दूर करे कि दिव्यांश ना उसके करीब न आए और ना ही उसके आसपास के लोगों के। क्लब में वॉशरूम में खड़ा अभिमन्यु रावी के चेहरे पर झुका हुआ था और उसके होठों को पैशनेटली चूम रहा था। उसके हाथ रावी की कमर पर थे। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो यूं ही रावी को किस करता रहा। न वो रावी को छोड़ रहा था और न ही रावी खुद को उससे छुड़ाने की कोई कोशिश कर रही थी। वो चाहकर भी अभिमन्यु को कुछ कह नहीं पा रही थी। अब अभिमन्यु ने उसके होठों को छोड़ा और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। रावी गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? अभिमन्यु तुरंत बोला, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मिस वाइन। अगर आइंदा कभी तुम मुझसे पूछे बिना इस तरह से कहीं गई तो। उसकी बात सुनकर रावी हैरान रह गई। रावी गुस्से से बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझ पर इस तरह से अपना हक जताने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे रोकने का हक सिर्फ मेरे घर वालों का है और वो भी मुझे रोकते नहीं हैं, तो आप तो चीज़ ही क्या हैं? अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुककर बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, मतलब तुम चाहती हो कि मैं अब तुम्हें कोई और पनिशमेंट दूं? इससे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अगर तुम कुछ और चाहती हो तो वो भी हो सकता है मिस वाइन। रूम में चले क्या? उसकी बात सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गईं। अभिमन्यु एक बार फिर बोला, अगली बार अगर तुमने मेरी इजाज़त के बिना इधर उधर जाने की कोशिश की ना मिस वाइन, तो सीरियसली मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा बल्कि तुम पर अपना राइट क्लेम करूंगा। बेशक तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें रोकते हैं या नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन अगर अभिमन्यु खुराना तुम पर अपना राइट क्लेम करेगा तो उसकी इजाज़त के बिना तुम सांस भी नहीं ले पाओगी, कहीं आना जाना तो दूर की बात। और मेरी बातों को यूं ही कोई खोखली धमकी मत समझना। आई रियली मीन इट। ये बोलकर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गया, जबकि रावी अभी भी बस उसे देखे जा रही थी। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोला, तुम्हें घर में ड्रॉप करूंगा, इसलिए बाहर जाकर अपनी उन दोनों फ्रेंड्स से कहो कि बाहर ड्राइवर गाड़ी में उनका वेट कर रहा है। तुम्हारी गाड़ी घर भी चली जाएगी और उन दोनों को ड्रॉप भी कर देगी। रावी जल्दी से बोली, लेकिन अगर डैड को पता लग गया तो? अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसा कहा है वैसा करो वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं, मेरे साथ रूम में जाओगी। और जहाँ पर तुमने क्लब में डांस परफॉर्मेंस का ख्वाब देखा था, उसकी जगह परफॉर्मेंस कोई और होगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ रावी की गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया था। रावी कांपने लगी। अभिमन्यु में कुछ तो था जो उसकी बोलती बंद कर देता था और उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। रावी पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसने गुस्से से मुंह बनाया और बाहर की तरफ चली गई। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। रावी बाहर चारों ओर मिताली के पास आए और उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा। तुम दोनों एक काम करो, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो अब तक तो आ भी चुका होगा। वो तुम दोनों को ड्रॉप कर देगा। मैं सुबह तुम दोनों से कॉलेज में मिलूंगी। चारू उसकी बातें सुनते हुए हैरानी से बोली, लेकिन ऐसे कैसे रावी? तुम अकेली इतनी रात को कहाँ जाओगी? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है तुम्हें? रावी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम बस उतना करो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अब जल्दी जाओ और दोनों जाकर बाहर गाड़ी में बैठो। उसकी बात सुनकर चारू और मिताली दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। अब रावी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी अभिमन्यु उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, चलें। मिस वाइन। रावी गुस्से से बोली, आई जस्ट हेट यू। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, एंड आई एम जस्ट एडिक्टेड टू यू। रावी तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गई। वो अभिमन्यु की गाड़ी के पास आकर खड़ी हुई और जैसे ही अभिमन्यु ने गाड़ी अनलॉक की, वो तुरंत अंदर बैठ गई। अभिमन्यु भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। रावी यही सोच रही थी कि अभिमन्यु उसे रावत मैंशन ड्रॉप करेगा, लेकिन जब गाड़ी अलग रास्ते पर जाने लगी तो वो हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है मिस्टर अभिमन्यु खुराना? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अभिमन्यु गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वहाँ जहाँ हम दोनों थोड़ा रोमांस कर सकें। बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट कोजी विद माई मिस वाइन। उसकी बात सुनकर रावी हैरान रह गई। उसकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब गाड़ी एक प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुई जिसके बाहर लिखा था खुराना फार्म हाउस। रावी की धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी। अभिमन्यु की बातों ने और जिस जगह पर वे दोनों पहुंच चुके थे, उस जगह ने रावी को थोड़ा डरने पर भी मजबूर कर दिया था।
वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन में चेरी की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और चेरी गाड़ी से बाहर निकली। बाहर आते ही उसने एक गार्ड से पूछा, दिव्यांश आ गए हैं क्या? गार्ड जल्दी से बोला, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। चेरी ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ आई। उसे किचन में हलचल महसूस हुई तो वो समझ गई कि धरा फिलहाल किचन में है, इसलिए वो सीधा दिव्यांश के रूम में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि धरा को दिव्यांश और उसके बीच जो भी चल रहा है उसके बारे में कुछ पता लगे। वो उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। दिव्यांश, जो इस वक्त अपने बेड पर आराम से बैठा सामने टीवी स्क्रीन पर एक रोमांटिक वेब सीरीज देख रहा था, जब उसने चेरी को रूम में आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोला, क्या बात है, आज मेरी रेड खुद से मेरे पास आ रही है। वेल, मैं चाहता भी था कि तुम मेरे पास आओ। एक्चुअली मैं रोमांटिक वेब सीरीज देख रहा था और उसे देखते हुए मेरा मूड थोड़ा नॉटी हो रहा है। उसकी बात सुनकर चेरी को गुस्सा आने लगा। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये सब क्या है दिव्यांश? दिव्यांश थोड़े सख्त लहजे में बोला, मुझसे बदतमीजी मत किया करो रेड, मुझे पसंद नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसका मुंह तोड़ देता। चेरी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, एवोकाडो और मिस्टर रावत, ये दो नाम हैं जो तुम मुझे बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे दिव्यांश कहकर मत बुलाया करो, आई डोंट लाइक इट। चेरी गुस्से से बोली, लेकिन ये दोनों नाम मुझे आपके लिए पसंद नहीं है, क्योंकि एवोकाडो वो था जो बचपन में मेरा दोस्त था जिससे मुझे प्यार हुआ, और मिस्टर रावत वो रहेंगे जिससे आपकी शादी होगी। मेरे लिए आप दिव्यांश ही ठीक हैं। दिव्यांश तुरंत बोला, मतलब तुम नहीं मानोगी? चेरी झट से बोली, अगर मैं नहीं मानूंगी तो क्या करेंगे आप? फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप मुझ पर प्रेशर डाल सकें, मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, है ना? यही करेंगे ना आप? दिव्यांश अब अपनी जगह से उठा और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, वाह, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती हो ना रेड। वेल, ये करना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे करना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़रें चेरी के चेहरे पर गहरी हो गईं। वो यूं ही अपनी पॉकेट में हाथ डाले बालकनी की तरफ बढ़ गया। चेरी उसके पीछे पीछे आई। इस वक्त वो हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। वो दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अवस्थी का हाथ जलाने की? दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड, तुम तो मेरी सोच से भी आगे बढ़ गई। सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी हो रेड। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी ये सब पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, पता चल गया तो और भी अच्छी बात है। अब तुम याद रखना, न तुम उसे टच करोगी और न ही उसे खुद को टच करने दोगी। बिकॉज माई रेड कांट बी टच्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट मी, आई जस्ट कांट टॉलरेट इट। चेरी चिल्लाते हुए बोली, आप चाहते क्या हैं दिव्यांश? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका ये पोजीशन। मैं सच कह रही हूँ, अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं ये सब डैड को बता दूंगी। दिव्यांश ने अचानक अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और उस पर व्योम का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन चेरी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, डैड आज रात थोड़ा लेट आएंगे, शायद तुमसे इतना इंतजार नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उन्हें जो बताना है फ़ोन पर ही बता दो ना रेड। उसकी बात सुनकर चेरी हैरान रह गई। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, फ़ोन पकड़ो ना रेड, करो बात डैड से। ये बोलते हुए उसकी नज़रें फ़ोन पर थीं, जिसमें से अभी व्योम की आवाज़ आ रही थी। वो हेलो हेलो बोल रहा था। चेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्यांश ने बिना व्योम से बात किए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चेरी गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। चेरी सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी हैरानी भरी नजरें दिव्यांश पर थीं। दिव्यांश बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, खाना खा लिया तुमने रेड? चेरी और भी ज्यादा हैरान हुई। जो इंसान उसे ढंग से सांस नहीं लेने दे रहा था, उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रहा था, उसे उसके खाने पीने से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो गुस्से से बोली, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिव्यांश तुरंत बोला, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा हूँ रेड। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। जाओ और जाकर अपना खाना फिनिश करके आओ। उसके बाद तुम इस रूम में आओगी और कल सुबह यहाँ से बाहर जाओगी।
अब पूरी रात तुम्हारे यहाँ पर रहने से क्या होगा, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसकी बात सुनते हुए चेरी के होश उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ खुराना फार्म हाउस में रावी फार्म हाउस के अंदर नहीं जाना चाहती थी। गाड़ी से बाहर निकलकर वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी इसी वक्त मेरे घर पर ड्रॉप कीजिए मिस्टर खुराना, वरना मैं अपने डैड को कॉल करूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया, लेकिन वो व्योम को कॉल करती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका फ़ोन खींच लिया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले गया। खुराना फार्म हाउस। अभिमन्यु ने जैसे ही रावी के हाथों से उसका फ़ोन खींचा, रावी शॉक रह गई। वो जल्दी से बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस दीजिए। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसे अपनी गोद में भी उठा लिया और सीधा अंदर की तरफ ले गया। अंदर आते हुए रावी की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। वो देख रही थी कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कौन है, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। लाइट ऑन थी, इसका मतलब साफ था कि पहले वहाँ पर जरूर कोई होगा, शायद सर्वेंट जो फार्म हाउस का ख्याल रखते होंगे। अभिमन्यु उसे सीधा मास्टर बेडरूम में लेकर आया और फिर उसे बिस्तर पर अचानक से पटक दिया। रावी की हल्की सी आह निकल गई। वो गुस्से से बोली, ऐसे कौन फेंकता है? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, अभिमन्यु खुराना। रावी गुस्से से जबड़े कसने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अभिमन्यु ने झट से कहा, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है मिस वाइन, या फिर तुम्हें चीजें समझ ही नहीं आती। मैंने तो तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोमांस के लिए लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली किसी होटल में मुझे वो प्राइवेसी नहीं मिलती जो मुझे मेरे फार्म हाउस में मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हें क्लब से यहाँ लेकर आया, वरना रोमांस तो मैं वहाँ पर भी कर सकता था। रावी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपकी कोई बीवी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आप मेरे साथ रोमांस करने का सोच रहे हैं। अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी चेस्ट देखते हुए रावी खुद भी कांपने लगी और उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने डैड को बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, मिस्टर रावत का कॉल मैं तुम्हें अपने फ़ोन पर लगा कर दूं क्या? करना चाहोगी तुम उनसे बात? उसकी बात सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गईं। वो झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, अगर आपने ऐसा किया तो। आप इंसान हैं या कोई हैवान? आपको डर नहीं लगता है क्या? हाँ, माना आप मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर होंगे, लेकिन उनके दामाद नहीं हैं जो आप मेरी उनसे बात करवाएंगे। अभिमन्यु बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, पहले तुम्हें अच्छे से डेट तो कर लूँ मिस वाइन। अगर शादी का प्लान बना तो वो भी करेंगे। रावी एकदम हैरान रह गई। इतना कुछ तो उसने सोचा भी नहीं था जितना अभिमन्यु ने सोच रखा था। वो गुस्से से बोली, शादी? और आपसे? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि अब अभिमन्यु अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर झुक चुका था। रावी तुरंत पीछे की तरफ होने लगी और फिर अचानक से वो हेडरेस्ट पर जा लगी। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। अभिमन्यु उसके थरथराते हुए होठों की तरफ देखते हुए बोला, यू नो वॉट मिस वाइन, यू आर सो ब्यूटीफुल। उसका इतना कहना जैसे रावी के पेट में तितलियां सी उड़ने पर मजबूर कर गया। वो बस अभिमन्यु को देखती रही। अब अभिमन्यु उसकी गर्दन पर झुककर उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसके होंठ लगातार रावी की गर्दन पर चल रहे थे। रावी के हाथ खुद ब खुद अभिमन्यु के कंधों पर आ गए थे और उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लिया था, जिससे अभिमन्यु को उसकी गर्दन पर झुकने की जगह और भी ज्यादा मिल गई। वो अपनी टंग बाहर निकालते हुए रावी की गर्दन को पूरी तरह से लिक कर रहा था और रावी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। रूम में एस बड़ी ही ऑन था, लेकिन रावी को अभी से पसीना आने लगा था। अभिमन्यु ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और धीरे धीरे से उसकी कमर को भी सहलाने लगा। रावी खुद ब खुद नीचे की तरफ फैलती जा रही थी, जिससे वो पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गई थी और अभिमन्यु उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने रावी की ड्रेस को उसके कंधों से नीचे की तरफ सरकाया और उसके कंधों को भी बेतहाशा चूमने लगा। ये सब रावी के लिए उसकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हालांकि अभिमन्यु उसके करीब तो बहुत बार आया था, लेकिन वे दोनों कभी इस तरह से करीब नहीं आए थे। अभिमन्यु ने कभी उसे इस तरह से किस नहीं किया था, लेकिन आज तो अभिमन्यु भी जैसे उसकी जान निकालने पर तुला हुआ था। जब जब अभिमन्यु अपने होठों की इंटेंसिटी बढ़ा देता तो रावी उसके बालों को कसकर खींच लेती। उसकी उंगलियां एक पल के लिए भी रुक नहीं रही थीं और धीरे धीरे अब उसके हाथ अभिमन्यु की पीठ पर चलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से इस पल में खो गई है।
इसलिए उसे पता भी नहीं चला कब अभिमन्यु ने उसकी ब्रा का हुक खोल दिया और उसके नाजुक से अंगों को सहलाने लगा। रावी गहरी गहरी सिसकियां भरने लगी थी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा हुआ था और अब अभिमन्यु ने जब उसकी ब्रेस्ट पर अपने होंठ रख दिए तो रावी ने उसके पैरों पर अपने पैर रख दिए। अभिमन्यु उसकी बेचैनी को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। उसने रावी के पैरों को अपने ऊपर से हटाया और फिर खुद उन पर अपने पैर रख दिए। उसने जैसे ही रावी के सेंसिटिव पार्ट पर जोर से बाइट किया तो रावी ने दर्द भरी आह भरी। अगले ही पल अभिमन्यु ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बोला, पेन हुआ क्या मेरी मिस वाइन को? उसकी बात सुनकर रावी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अब जाकर उसे होश आया। उसे एहसास हुआ कि वो किस सिचुएशन में है और अभिमन्यु उसके साथ क्या कर रहा है। एक पल में उसका दिमाग घूम गया था। उसने एक झटके से अभिमन्यु को धक्का दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो चाहता तो रावी पर हावी हो सकता था, उसके साथ इस वक्त कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अब बिस्तर से उठ गया और अपनी शर्ट वापस पहनने लगा, जैसे उसे पता हो कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। रावी ने पहले जल्दी से खुद को संभाला और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत भी कैसे मेरे साथ ही सब करने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं मिस्टर अभिमन्यु खुराना। आपने मेरे साथ जो कुछ किया है ना, उसके बाद तो आई रियली हेट यू। आप कैसे किसी लड़की की परमिशन के बिना उसके साथ इतना कुछ कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आई क्या? उसकी बात पर अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, मैंने बिना परमिशन के क्या किया मिस वाइन? कुछ भी तो नहीं। जब मैं ये सब कर रहा था, जब मैं तुम्हें प्यार कर रहा था, तो तुम्हारी परमिशन मुझे तुम्हारे रिएक्शन से बहुत अच्छी तरह समझ आ रही थी। उसकी बात सुनकर रावी उसकी तरफ देखती रह गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और गुस्से से बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अगर अब आपने मुझे रोका ना तो अपना हिसाब लगा लीजिएगा। बेशक होंगे आप अभिमन्यु खुराना, लेकिन मैं भी रावी रावत हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और आपने जो किया है इसका हिसाब तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। ये बोलकर वो कुछ पल अभिमन्यु को देखती रही और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक ही अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए रावी की सांसें हलक में अटक गईं। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन में चेरी नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। धरा उसके सामने ही बैठी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन चेरी के सामने जो खाना रखा हुआ था उसने उसे खाना शुरू नहीं किया था। वो बस अपने में ही खोई हुई थी। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है चेरी? धरा के बोलने पर चेरी एकदम से होश में आई। वो अपनी सुनी सी आंखों से उसे देखने लगी। धरा अब अपनी जगह से उठकर उसके पास आए और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ चेरी? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो बेटा? मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तुम कार्तिक से शादी। धरा की बात पूरी होने से पहले ही चेरी बोल पड़ी, नहीं स्ट्रॉबेरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में कार्तिक से शादी करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत समझिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बस थोड़ा खोई हुई थी। इसके अलावा सब कुछ ठीक है। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। धरा तुरंत बोली, मैं कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ चेरी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी चेरी इतनी स्ट्रांग है कि ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। लेकिन मुझे तुमसे कहना था कि मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई थी, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम यहाँ से वापस जा सकती हो चेरी। और रही बात कार्तिक से शादी करने की, तो इट्स ओके। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर हो सके तो खुद को थोड़ा वक्त दो। जरूरी नहीं है कि दिव्यांश और निहारिका के साथ ही शादी करो। तुम चाहो तो 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद भी ये शादी कर सकती हो। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। धरा की बात सुनकर अचानक ही चेरी के दिमाग में कुछ आया। दिव्यांश ने उसे बस आधा घंटा दिया था, जिसमें से 15 मिनट बीत चुके थे। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और धरा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है स्ट्रॉबेरी, और मैं किसी टाइम लिमिट को मानती भी नहीं हूँ। अगर किसी को लगता है कि कोई मुझे अपने कंट्रोल में रखेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चेरी आज तक लोगों के हिसाब से सोचती आई है, लेकिन अब वो अपनी लाइफ के डिसीजन भी खुद लेगी और अपनी लाइफ भी अपने हिसाब से जिएगी। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। धरा तुरंत बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो चेरी? कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, और अगर दिव्यांश ने कुछ किया है तो मुझे बताओ। धरा की बात सुनकर चेरी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई।
बताने को वो धरा को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन फिर धरा और दिव्यांश के बीच दूरियां और भी बढ़ जाती। धरा दिव्यांश का ये बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती। पहले ही वो उन दोनों की वजह से बहुत हद थी। बेशक वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन धरा के चेहरे से पता चलता था कि वो मायूस है और कहीं ना कहीं अपने फैसलों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड भी है। इसलिए चेरी मुस्कुराए और बोली, उन्होंने कुछ नहीं किया है स्ट्रॉबेरी, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए। अब मैं जल्दी से ये खाना फिनिश कर लूँ, उसके बाद मुझे सोने जाना है। मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। ये बोलकर चेरी ने खाना खाना शुरू किया। रेलिंग से लगकर खड़ा दिव्यांश धरा और चेरी की बातें सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अब वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। वहीं चेरी को खाना खाते हुए देख धरा मुस्कुराए और उसके लिए पानी का गिलास लगाने लगी। कुछ ही देर में चेरी ने अपना खाना फिनिश कर लिया और धरा को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने दरवाजा बंद किया। वो खुद से ही बोली, जाने को तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ स्ट्रॉबेरी, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो इट मीन्स मैं एवोकाडो से डर गई, और मैं उनसे डरकर तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक दिव्यांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी। चेरी हैरानी से बोली, आप यहाँ? दिव्यांश मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और बोला, अकेले में मुझे एवोकाडो बोल सकती हो, लेकिन मेरे सामने मुझे एवोकाडो बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम है रेड। ये तो गलत बात है। ये कहते हुए वो अब बिल्कुल चेरी के करीब आ गया। चेरी के रोंगटे खड़े हो गए थे।